अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगी कि आपने एमडी कैट की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। चूँकि हमने अब एमडी कैट के टेस्ट्स को ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि पीएमसी किन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस कर रहा है, और दूसरी एक चीज़ कि पीएमसी एमसीक्यूज़ उठा कहाँ कहाँ से रहा है। मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाऊंगी यहाँ पे, लेकिन इसको दिखाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि अब आप यहाँ से जाके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप सिर्फ अपनी बुक्स तक कन्फाइंड ना रहें, एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी लाजमी देखें। फिर जो हमारा 4 सितंबर का टेस्ट था उसमें डीएनए और क्रोमोसोम में कुछ एमसीक्यूज़ थे हमारे पास, वो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रही हूँ, कूल ज्ञान। ये एक इंडियन वेबसाइट है जो नीट वगैरह की जो प्रिपरेशन करवाती है। यहाँ पे अब आप देखें जो एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। द टर्म क्रोमोसोमस coined by in males the gene for color blindness is located in who propose। अब आप यहाँ से ये पहले 9-10 एमसीक्यूज देखे, सेम टू सेम वही एमसीक्यूज हैं, सेम, नॉट इवन अ चेंज इन स्टेटमेंट, नॉट इवन अ चेंज इन ऑप्शंस, सेम टू सेम वही एमसीक्यूज हैं जो हमारे 4 सितंबर के टेस्ट में दिए गए थे। मीन्स टू से डैट कि पीएमसी डिफरेंट वेबसाइट से जो है आपके एमसीक्यूज को उठा रहा है। सब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो जो आप पीएमसी के टेस्ट होते जा रहे हैं उनमें जो जो आप टॉपिक्स देख रहे हैं कि पीएमसी जो आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स हैं उन पे अगर पीएमसी फोकस कर रहा है तो आप उन टॉपिक्स को भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी का पोर्शन, आपके जो एमडी कैट का पेपर है वो काफ़ी इजी आ रहा है, लेकिन कुछ ट्रिकी है जिसकी वजह से बच्चे उसे सॉल्व नहीं कर पाते। जो स्टूडेंट्स टेस्ट दे के आते हैं वो आके अपने रिव्यूज़ कुछ इस तरह के देते हैं कि टेस्ट तो बहुत मुश्किल था या मेरे मार्क्स इतना है, तो वो सब देख के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो इतना लाइक था, उसके मार्क्स नहीं आए, तो मेरे किस तरह से ये वो। तो इस तरह की बातों को आपने माइंड में लेकर नहीं आना। एमडी कैट जो होता है वो आपका नर्व्स का टेस्ट भी होता है। फुली रिलैक्स हो गया आपने अपने टेस्ट को करना है, और माइंड में ये बात रखें कि अगर टेस्ट मुश्किल है ना तो वो सिर्फ आपके लिए मुश्किल नहीं है, वो सबके लिए मुश्किल है। अब हम अपनी प्रिपरेटरी गाइडलाइंस की तरफ आते हैं। बायोलॉजी सबसे पहले, बायोलॉजी का आपका जो पोर्शन है कुछ ट्रिकी आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स इस तरह की यूज़ हो रही हैं जो बुक्स में हमारी नहीं है या कुछ पीटीबी में नहीं है। मेजर पोर्शन जो हमारा बायोलॉजी में पीएमसी फोकस कर रही है, सबसे पहले तो आपका टॉपिक आ जाता है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन इन मैन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 3 टॉपिक्स बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है, और इन्हें सिर्फ पीटीबी से प्रिपेयर नहीं करना, इन्हें फेडरल या केपीके की बुक से लाजमी प्रिपेयर करें, क्योंकि उनमें जो है वो डिटेल ज़्यादा है। रिप्रोडक्शन के टॉपिक पे मैंने एक वीडियो भी आप बना के अपलोड की हुई है, उसके की पॉइंट्स की आप वो भी देख सकते हैं। बाकी चैप्टर्स की भी मैं कोशिश करूँगी कि उनके भी की पॉइंट्स बना के आपको दे दूँ। रिप्रोडक्शन में आपने देखना है कि फीमेल जो मेल और फीमेल में कौन से ग्लैंड्स हैं, कौन से ग्लैंड्स क्या काम कर रहे हैं, आपके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा हार्मोनल कंट्रोल इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो पीटीबी में नहीं फेडरल में यूज़ हुई हैं, ग्राफियन फॉलिकल, वेजिकुलर फॉलिकल, कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ हमारे पास हैं, तो आपने उन्हें अच्छी तरह से देख लेना है। हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं, उनकी ड्यूरेशन कितनी है, ये एमसीक्यूज आपसे आ चुके हैं। इसके स्पर्म की प्रोडक्शन किस टेम्परेचर पे होती है, कहाँ पे हो रही होती है, स्पर्मियोजेनेसिस कहाँ है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बार बार टेस्ट में रिपीट हो रहे हैं, आपने इन्हें अच्छी तरह से देख लेना है। दूसरा हमारा टॉपिक आता है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन में सिर्फ भी 5 से 6 एमसीक्यूज हर टेस्ट में लाजमी आ रहे हैं, लेकिन एवोल्यूशन के जो एमसीक्यूज हैं वो आपने भी टेस्ट में देखे हैं। एवोल्यूशन का चैप्टर है उसमें से पीएमसी सिर्फ पीटीबी की बुक को फॉलो कर रहा है, यानी उसमें से जितने भी एमसीक्यूज आए हैं वो सब के सब पॉइंट्स पीटीबी में प्रेजेंट है। सो आपको इस चैप्टर के लिए फेडरल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पीटीबी से कर लें, आपका चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम अपने सिस्टम्स की तरफ आते हैं। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा स्टूडेंट से कहा कि आपके जो सिस्टम्स हैं कम अज़ कम उन्हें आप फेडरल से लाजमी प्रिपेयर करें। जैसे आपका नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनको आप लोग जो है वो फेडरल से प्रिपेयर करें। आपने अपने प्रीवियस टेस्ट के एमसीक्यूज में देखा कि बहुत सी टर्मिनोलॉजीज इस तरह की यूज़ हुई हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्मोन्स, कुछ एंजाइम्स वगैरह जो है वो पीटीबी में मेंशन नहीं है, तो इसको आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को फेडरल से लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आपके बहुत सी वेन्स, बहुत सी आर्टरीज हैं जिनको आपकी बुक में मेंशन नहीं किया गया हुआ कि कौन सी आर्टरी किस तक। सिर्फ मेजर 4-5 आर्टरीज का जिक्र किया है पीटीबी में, इसके अलावा किसी चीज़ का जिक्र नहीं है, तो आपने इसको भी अपनी फेडरल से कवर कर लेना है। इसके अलावा आपका मसल एंड मूवमेंट में से बाकी सब एमसीक्यूज जो है वो पीटीबी में कवर हो रहे हैं, लेकिन जो आपके टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं उनको आपने थोड़ा सा ना थोरली जो है वो पढ़ लेना है।
कि आपकी जॉइंट्स की टाइप कितनी है, साइनोवियल जॉइंट वगैरह, उनको आपने फेडरल से जो है वो कवर कर लेना है। इसके अलावा कल का जो हमारा टेस्ट था उसके अंदर एमसीक्यूज आया था कार्पल और मेटाकार्पल म्यान जो है वो जॉइंट कौन सा है, तो वो सैडल जॉइंट जो है वो तो फेडरल में भी डिस्कस नहीं है। बाकी मुझे बलोचिस्तान की बुक का तो नहीं पता, लेकिन फेडरल में कम से कम वो डिस्कस नहीं है। तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ये मेन टॉपिक्स हैं जो पीएमसी जो है फोकस कर। इसके अलावा जो आपका इनहेरिटेंस का टॉपिक है, इनहेरिटेंस के टॉपिक्स में आपकी एक्स लिंक्ड डिजीजेज है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है पीएमसी। जैसे कलर ब्लाइंडनेस वगैरह में से आपको एमसीक्यूज आए हुए हैं उसमें से। इसके अलावा आपका एक टॉपिक है क्रोमोसोम एंड डीएनए, जो आपके सिलेबस में भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन क्रोमोसोम एंड डीएनए में से भी पीएमसी जो है वो एमसीक्यूज पूछ रहा है। दूसरी चीज़ जो आपकी बायो में इंपॉर्टेंट है वो आपकी साइंटिस्ट नेम है। आपसे लास्ट टेस्ट में आपसे 3 एमसीक्यूज आपसे ऐसे पूछे हुए थे जिनमें साइंटिस्ट के नेम्स पूछे हुए थे, तो आपने साइंटिस्ट के नेम को ध्यान से देख लेना। पढ़ते हुए आपने ये भी चीज़ देख लेनी है कि कौन सा वर्ड किस लैंग्वेज से निकला। जैसे आपके पास एमसीक्यूज आया था कि प्रोटीन जो है वो किस लैंग्वेज से लिया गया, वर्ड ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से लिया गया, वो एमसीक्यूज था आपके पास। तो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके पास। इसके बाद हम अपने केमिस्ट्री के पोर्शन को देख लेते हैं। केमिस्ट्री के पोर्शन में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस रखना है। अपने जो आपके रिएक्शंस हैं उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट के आपके पास कंडीशंस क्या है, ये सब चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इसके अलावा आपसे जो एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं केमिस्ट्री में, टेस्ट के रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट है वो कौन कौन सा कंपाउंड दे रहा है, ऑक्सीडेशन हमारे पास कौन सी अल्कोहल देगी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपके पास, आपको पता है कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड बनाएगी, सेकेंडरी कीटोन, टर्शरी जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं देती। इस तरह के एमसीक्यूज के कौन सा कंपाउंड कौन सा टेस्ट दे रहा है, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपसे ज़्यादा पूछी जा रही हैं। इसके बाद हम लोग अपने फिजिक्स के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास 8 to 10 न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो टेस्ट में होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल जो है बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट्स के न्यूमेरिकल हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको फॉर्मूला आता तो आप उस न्यूमेरिकल को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा फिजिक्स में जो आपसे चीज़ पूछी जा रही है आपका थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर। इसके अलावा आपका है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो आपका है पावर वर्क, उन सब के बारे में पूछा जा रहा है। इसके अलावा फिजिक्स में आपके यूनिट्स के बारे में एमसीक्यूज आ रहे हैं। और इसके अलावा डायमेंशंस, आपको पता है पहले मेजरमेंट वाला चैप्टर इंक्लूड होता था सिलेबस में एमडीकेट के, तो डायमेंशंस वगैरह उसमें कवर अप हो जाती थी। लेकिन इस दफ़ा चूंकि वो चैप्टर इंक्लूड नहीं था, लेकिन डायमेंशंस जो है वो 2-3 एमसीक्यूज डायमेंशंस के भी पूछे गए हैं, तो वो भी आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके अलावा आपके ग्राफ्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स, इनको आपने देख लेना कि इनकी स्लोप किस तरह से फाइंड करते हैं, इनका आप लोग एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग अपने इंग्लिश पोर्शन की तरफ मूव कर जाते हैं कि इंग्लिश का पोर्शन हमारे पास किस तरह का आ रहा है। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन आपके पास इजी आ रहा है बाकी पेपर की निस्बत। इंग्लिश में आपके पास मेन आपने जो चीज़ें प्रिपेयर करनी वो आपके सेंटेंसेस हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये। इसके बाद आपका सेकंड जो है वो टेंसेस, आपसे ज़्यादातर एमसीक्यूज जो है वो टेंसेस के बारे में पूछे जा रहे हैं। या तो आपने सही करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल करना होता है, यहाँ पे कंप्लीट जो है वो टेंस दे देता है और पूछ लेता है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का, इस तरह के। इसके अलावा आपके पास वोकैब में से कोई खास एमसीक्यूज नहीं आया, एक टेस्ट में शायद एक वोकैब का वर्ड आया था। इसके अलावा आपके पास एमसीक्यूज यही आता है कि आपने अप्रोप्रिएट वर्ड से जो है वो ब्लैंक को फिल करना है, तो एटलीस्ट आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उस अप्रोप्रिएट वर्ड को सिलेक्ट कर सको। उसके अलावा इंग्लिश में जो आपके पोर्शन है वो स्पेलिंग्स का है। स्पेलिंग्स में से हर टेस्ट में, स्पेलिंग्स के रिलेटेड हर टेस्ट में दो एमसीक्यूज कम से कम आ रहे हैं। उसके अलावा प्रपोजिशन का जो टॉपिक है वो आपने प्रिपेयर करना है। उसके अलावा पंक्चुएशन, इन टॉपिक्स के अलावा पीएमसी के टेस्ट में एमसीक्यूज नहीं आ रहे। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है, लॉजिकल रीजनिंग में आपका वो नंबर सिस्टम वगैरह, लेटर सीरीज, वो सब इस तरह की चीज़ें तो नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग में जो आपका मेन पोर्शन है वो कॉज एंड इफेक्ट को कवर किया गया। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, उनमें से मोस्टली एमसीक्यूज आपके ऐसे आ रहे हैं कि आपने सिर्फ स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है तो आपको आंसर खुद ब खुद पता चल जाता है। जैसे हमारे पास 5 सितंबर का या 4 सितंबर का शायद टेस्ट था जिसकी मैंने डिस्कशन जो है वो अपलोड भी की थी। उसमें आपसे ये पूछा हुआ था कि 2 गधे आपस में लड़ रहे हैं, एक के सींग बड़े हैं एक के सींग छोटे हैं, तो किसको ज़्यादा जो है वो कौन ज़्यादा जख्मी होगा। तो आपको ये ऑब्वियसली ये बात पता होनी चाहिए कि गधे के सींग नहीं होते। आपको ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपने सिर्फ स्टेटमेंट को गौर से पढ़ लेना कि बात हो किस चीज़ की रही है, तो आप इजीली जो है अपना आंसर डिड्यूस कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।